हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हेलोल्केन हेलोरिन का जो टेस्ट हुआ था उसका। और सेट ए बी और सी ये तीन सेट में क्वेश्चन पेपर था। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कन्वर्सन तक का पोर्शन कर लिए थे, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए इसको फिर हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं ताकि आप इसको जो है कंप्लीट कर सके। एक सीटिंग में अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड वाले वीडियो को आप देख करके फिर रेस्ट वाले पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी तरफ में देखिएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, यानी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट ये क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेट ए का था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है द अल्काइल अल्कोहल C4H9OH रिएक्ट विथ HCl। तो बताए थे आपको तरीका कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार से चलोगे। C4H9OH द अल्काइल अल्कोहल ए, ये ए है। रिएक्ट विथ HCl, इनका जब रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, with HCl and give compound B, it result the formation of B, which react with Na in the presence of dry ether। और जब इनका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन C, तो ये C का फॉर्मेशन करता है। द पेरेंट चेन ऑफ फॉर्म्ड अल्केन हैज ओनली 4 कार्बन। अब देखो इसमें कह रहा है कि पेरेंट में यहां सिर्फ कितना कार्बन है, 4 कार्बन। यहां C4 है, इसका मतलब 8 में से सिर्फ जो है वो 4 कार्बन ही चेन में है और बाकी का 4 जो है कहीं ना कहीं ब्रांच में लगा होगा। द पेरेंट चेन ऑफ फॉर्म्ड अल्केन हैज ओनली 4 कार्बन एटम, आइडेंटिफाई A, B, C and D। तो उर्ज रिएक्शन से हमें देखना है कि किस तरीके से करेंगे कि यहाँ 4 कार्बन एटम है, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो बाकी का 2 जो है ब्रांच में चला जाए। उसी के अनुसार से आपको यहाँ पे प्लान करना होगा, सोचना होगा। जरा ऐसे देखो इसको, ये C4H9OH है। देखो तो इसे ऐसे अगर हम लोग रखें CH3 C CH3 CH3 और ये OH, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए। तो ये हो गया आपका A C4H9OH। लास्ट में लोग हम लोग मिला भी लेंगे कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनका रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ, तो ये OH को हटा करके Cl आ जाएगा यहाँ पर, यानी CH3 C CH3 CH3 और ये Cl। और इनका जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जहां हेलोजन है वहीं से लिंकेज शुरू होगा, यानी CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 और ये CH3। अब देखो टोटल 8 कार्बन भी हो गए और पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हो गए, 4। तो स्टेटमेंट को पकड़ना होगा। जैसे ये A हुआ, ये आपका B हो गया और यहाँ ये C हुआ। आप इस तरीके से भी लिख करके छोड़ सकते हो, या तो फिर आप लास्ट में A की जगह पर ये फार्मूला, B ये है और C ये है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है आपको, तो आपको यहाँ टाइम देना चाहिए। ये स्टेटमेंट बेस्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये दिए। ये सेट ए का क्वेश्चन था। इसी तरह से सेट बी में भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी देखते हैं किस तरीके से आएगा। द कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, यानी कि अल्कीन है। इंफॉर्मेशन पहले सेपरेट कर लेते हैं। C4H8 द कंपाउंड ए, द कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr, इनका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इससे क्लू ये मिला कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होता तब पेरोक्साइड का जरूरत ही नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव द कंपाउंड B, तो ये B का फॉर्मेशन करता है। द B ऑन ट्रीटमेंट विथ Na, जब इसका रिएक्शन कराते हैं Na से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव द कंपाउंड C। The compound C has molecular formula C8H18।
यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H18, बट इट इज नॉट ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्टेन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहला से पार्ट ये आया कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये आया कि उर्ज रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब 8 में से कुछ कार्बन एटम जो है ब्रांच में गए। आगे, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी एंड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। अब यहां से C4H8 है, अनसिमेट्रिकल बनाना है, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड और यहां CH2। देखो तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, और अनसिमेट्रिकल में 1 2 3 4, और अगर चारों को आप चेन में डाल देंगे तब तो अनसिमेट्रिकल करने के लिए आपको फिर लास्ट में डालना पड़ेगा। द कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद HBr, और अगर यहाँ स्टेट में कर देते हैं अनसिमेट्रिकल बनेगा, लेकिन जैसे ही करोगे तो नॉर्मल ऑक्टेन बन जाएगा। ट्राई करके देखोगे तो यहाँ पर ये किए। अब इनका रिएक्शन करा देते हैं HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार से यहां लगेगा, यानी CH3 CH CH3 CH2 Br, ये था आपका A, ये हो गया B, और इनका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3 CH CH3 CH2, यहाँ नहीं आ रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं हम, यहाँ से हटा करके, यहाँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 C8H18 है भी। फिर से यहाँ समझोगे, आप में से कुछ लोग बोलेगा कि सर हम ये भी तो ले सकते हैं। अगर ऐसे कर दिए आप तब तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पेरोक्साइड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरा कहेगा कि सर हम ये भी तो ले सकते हैं, ये तो अनसिमेट्रिकल है, CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ ये अनसिमेट्रिकल तो है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो ये नॉर्मल ऑक्टेन बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल चाहिए। ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से आप जो बनाएंगे ऑक्टेन फाइनल में वो नॉर्मल ऑक्टेन होगा, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा, ना कि ये भी नहीं होगा, ये भी। ये सेट बी का था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेट सी में। यहां कह रहा है द कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br विच ऑन ट्रीटमेंट, इंफॉर्मेशन अलग करना, C4H9Br, ये ए हो गया। विच ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH गिव कंपाउंड बी, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है यहां पर, अल्कोहलिक KOH इट गिव कंपाउंड बी। ठीक है, द कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr, फिर जब इनका रिएक्शन कराते हैं HBr से, ये C का फॉर्मेशन करता है विच इज द आइसोमर ऑफ A, और ये आइसोमर है A का। इसका मतलब ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, आइसोमर ऑफ A। द कंपाउंड A इज प्राइमरी इन नेचर। अब देखो यहां पर ये क्लू दे दिया कि ये किस नेचर का है, प्राइमरी नेचर का, बट इट इज नॉट द नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और दूसरा ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी नहीं है। ठीक, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, वहां भी बताए थे कि प्राइमरी भी होना चाहिए और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो तो उस कंडीशन में इनका स्ट्रक्चर ये हो सकता है Br। देखो ये प्राइमरी नेचर का है और आइसोब्यूटाइल है, नॉर्मल नहीं है, तो ये कंपाउंड हो गया A। इनका जब इलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब यहां से CH3 CH CH3
CH की जगह पर H हटेगा यहाँ से, सॉरी H हटा दो, यहाँ अब आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2, और इनका रिएक्शन जब फिर करा देते हो आप HBr के साथ में, तो ये कंबाइन कर लेगा CH3 CBr CH3 और ये CH3, ये A था, ये B हो गया और ये आपका C आ गया, ABC। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, और 1 नंबर का नहीं रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी हो सकता है अगर ABCD निकालने के लिए कह दिया गया। अब आगे था रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट से रिलेटेड, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड बताए थे कि आप आइडेंटिफाई कर लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और उसी के अनुसार से आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ SN1 होगा कहाँ SN2 होगा। याद करो तो ये वाला मेथड याद है या नहीं है। यहाँ CH3X था, फिर था प्राइमरी, फिर था सेकेंडरी, फिर था टर्सरी। बताए थे SN1 कहने का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, और जितना ज्यादा बल्कि होगा उसमें SN1 उतना ही फास्ट होगा। यानी कि अगर इस तरफ में आप बढ़ रहे हैं तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, और इस तरफ में अगर आप बढ़ रहे हैं तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट बताया था कि फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में क्लोराइड, क्लोराइड के रिस्पेक्ट में ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में आयोडाइड, ये SN1 रिएक्शन ज्यादा शो करता है, SN2 रिएक्शन भी ज्यादा शो करता है। यानी ये दोनों के लिए आ गया था, बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यानी इनको ध्यान में रख करके करना था। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन SN1 फास्ट करेगा, तो देखो तो यहाँ पर CH3Br है, CH3I है, तो A का आंसर कौन हो जाएगा, CH3I। ये वाला पार्ट, ये देखो ये टर्सरी है, और SN1 रिएक्शन टर्सरी में ज्यादा होता है, यानी कि B का आंसर हो गया आपका CH3 होल थ्राइस CCl। टर्सरी अगर नहीं पता चल रहा है कि कैसे है तो एक्सपेंड करो, इस C के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, ये टर्सरी नेचर का है, यहां से आप कर सकते हैं। ये था सेट A का। इसी तरीके से इसी सेम कंसेप्ट पर यहां पर भी अप्लाई करोगे, सेट B में भी, यहां भी SN1 पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका सेकेंडरी और ये है प्राइमरी, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी। यानी A का आंसर हो गया CH3 CH Br और ये CH3। B में देखो ये है टर्सरी और यहाँ ये है प्राइमरी, तो टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी यहाँ इसका आंसर लिखोगे CH3 CH3 और ये Cl, ये बना 6। इसके बाद में इस वाले पार्ट पर आते हैं, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। ये भी SN1 रिएक्शन है, सेम कंसेप्ट। देखो यहाँ पर ये सेकेंडरी नेचर का होगा, स्ट्रक्चर बनाओ, और यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस, इस जगह पर भी कई लोग गलत किए, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा आंसर ए का, उसको ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। CH3 होल ट्वाइस है, तो CH3 और यहाँ Br, ये किस नेचर का चलाया, टर्सरी, तो इसलिए यहाँ ये होगा ज्यादा रिएक्टिव। इसमें तो ये दिख रहा है टर्सरी है, पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, यानी CH3 होल थ्राइस Cl की जगह पर यहाँ पर सिर्फ I डाल दिया है। तो ये SN1 रिएक्शन से था। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, और इसमें भी आप लोगों से अगर मिस्टेक हुआ है तो थोड़ा सा वर्क कीजिए इसके ऊपर में, ये सब आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में अरेंज करना था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। याद करो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता था, कंसेप्ट क्या बताए थे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। इन द केस ऑफ आइसोमर्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांच। तो देखो यहाँ पर ये है प्रोपीन,
ये भी है प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ पर ये क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन तो ज्यादा हो गया, ये प्रोपेन यानी कि लीनियर है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि ब्रांच में है। तो सबसे पहले अगर इसका स्ट्रक्चर लिख करके आप करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH CH3Cl, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आप स्ट्रक्चर का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा लिखें, क्योंकि आपको मार्क्स तो इसी पर मिलेगा स्टेटमेंट पर। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से ज्यादा होगा क्लोरोप्रोपेन का, CH3CH2CH2Cl, और इनसे ज्यादा होगा 1 क्लोरोब्यूटेन का, यानी CH3CH2CH2CH2 और ये Cl। ये सीक्वेंस में था, यानी कि ये पहले आ जाएगा, इसके बाद ये आएगा, और उनके बाद में फिर ये आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ये देखो सेट बी का था क्वेश्चन, वही कंसेप्ट, 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी 1 2 3 4, यहां बी आर लग गया। 1 क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5, यहां पर Cl लग गया। 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 2 3 4, यहां बी आर लग गया, यानी कि ब्रांच आ गया। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 4, और यहां पर बी आर आ गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देख रहे हो ये पेंटेन है और ये तीनों का तीनों ब्यूटेन है। अब इन तीनों में इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच लगा है, यानी इनका कम होगा, इससे ज्यादा फिर इनका होगा, इससे ज्यादा इनका होगा, और सबसे ज्यादा इसका होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जिनका वैल्यू कम है उसको पहले रखोगे। 12th स्टैंडर्ड में ये देखने के लिए मिल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में गलत कर दे रहा है, जिसका ज्यादा है उसको पहले रख दिया। अरे यार वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, आप एरो बना दिए कि सर घट रहा है ना, घट रहा है, लेकिन आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब जिनका कम है उसको पहले रखोगे, तो जिसका कम है उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में कौन आ जाएगा, इसका आंसर लिखे हम लोग, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन। आपको ये लिखना है, एबीसी मत लिखिएगा प्लीज। इससे ज्यादा किसका होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ज्यादा किसका होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और इन सब से ज्यादा किसका होगा, 1 क्लोरोपेंटेन का, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम, 1 क्लोरोपेंटेन। ये 7th हो गया। यहां पर ये क्वेश्चन था सेट सी में, अरेंज करने के बजाय एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो ये कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो रीजन ये बताया गया था कि वाटर में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जब अल्काइल हैलाइड इसको अप्रोच करता है, यानी RX जब अप्रोच करता है, तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी कहीं कम होता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी ये एनर्जी ज्यादा होता है। थ्योरेटिकली लिख पाए भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर but it is insoluble in water because the energy released during the formation of bond between alkyl halide and water is less than the energy required to break the hydrogen bond of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में कम एनर्जी रिलीज होता है, तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इनके बीच में आकर के वो जुड़ेगा नहीं। ये रीजन लिखना था आपको, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन था ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। क्या बताए थे, आप स्ट्रक्चर लिखो, हर एक कार्बन को चेक करो, एक भी अगर कायरल कार्बन एटम आ जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चेक करते हैं, स्ट्रक्चर ही पहले लिख लो,
ए CH3 होल थ्राइस, CH3 C, CH3 CH3 CH Br और ये CH3 ए का है। बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH2 CH OH और ये CH3। एक एक कार्बन को चेक करो, कोई पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये रिपीट हो रहा है, यहां पर ये 2 मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसको देखो गौर से। ये कायरल कार्बन एटम, क्योंकि इसका एक बॉन्ड है ब्रोमीन के साथ, एक मिथाइल के साथ, एक इस पूरे टर्सरी ब्यूटाइल के साथ, और फिर चौथा किसके साथ में, H के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आसानी से यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। हर एक कार्बन को चेक करना है, चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से जुड़ा होना चाहिए। देखो ना, यहाँ ये H है, अगर इसको आप एक्सपेंड कर दोगे तो दिखेगा आपको। यहाँ अगर हम H ऐसे लिख देंगे तो देखिए तो अब चारों अलग अलग है या नहीं है। देखो चारों अलग अलग एटम से ग्रुप से जुड़ा है, तो एक भी अगर कायरल कार्बन एटम आ गया तो उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सेकंड को देखो उसी कंसेप्ट के अनुसार से, इस तरफ में इथाइल है, यहाँ OH है, यहाँ मिथाइल है, और फिर चौथा क्या है, H। इसका मतलब ये भी कायरल है, तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी सेट ए का दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव था। अब सेट बी की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव केमिकल सब्सटेंस। एक्टिव और इनएक्टिव में इसको क्लासिफाई करना है। फिर इसका भी आप स्ट्रक्चर लिखो तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। CH3 होल थ्राइस C, C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br और ये CH3। बी का स्ट्रक्चर लिखो CH3 CH2 CH2 CH Cl CH2 होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 बार CH2 और फिर CH3। अब एक एक करके चेक करते हैं। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो ध्यान से, एक ब्रोमो है, दूसरा मिथाइल है, तीसरा ये पूरा पार्ट है, और चौथा क्या है, हाइड्रोजन, कायरल कार्बन एटम। और अगर कायरल कार्बन एटम है तो इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। इसको देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है, हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है। यहाँ इसको देखिए गौर से, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, इधर में ये प्रोपाइल ग्रुप और यहाँ भी प्रोपाइल ग्रुप। देखो दोनों तरफ में सेम है, कंफ्यूज करने के लिए CH2 होल ट्वाइस दे दिया था। ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, ये भी प्रोपाइल, ये तो मैच कर रहा है, अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। क्योंकि चांस तो यही बन रहा था, इसमें से तो 2 कॉमन हाइड्रोजन दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो कायरल होगा। ये सेट बी का था। सेट सी में इसी अनुसार से आइडेंटिफाई करना था। 3 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल, यहां नाम दे दिया है 3 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल। 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देख रहे हो यहाँ पर ये OH अलग है, Br अलग है, लेकिन इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें कोई कार्बन एटम कायरल नहीं। बी का स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH Br CH2 CH2 C CH3 होल थ्राइस, CH3 CH3 और CH3। अब यहां देखो, ये Br है, यहां प्रोपाइल ग्रुप है, इस जगह पर हाइड्रोजन है, और ये एक अलग ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब सब अलग अलग है, तो ये कायरल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें एक इनएक्टिव और एक एक्टिव।
तो ये आपके क्वेश्चन का था, ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग सोल्व कर लिए। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब आपका काम रहा कि आप इसे अपनी कॉपी में ABC जो नहीं बना है आपसे, उसको आप सही तरीके से बना लीजिए। हम आपके लिए इतना टाइम लगा करके वीडियो बनाए, एडिट कर रहे हैं, अपलोड किए हैं। एग्जाम आपका है, पढ़ना तो आपको है, तो आप इतना काम कीजिए आज यहीं तक। फिर जैसा होगा आप फीडबैक दीजिए, बताइए। कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो वो बताइए कि हाँ सर ऐसे कुछ कीजिए, हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, सोचेंगे उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।